नमस्ते बच्चों, आज हम आपका हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। चंद्रगहना से लौटती बैर, जो कि केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है, जो कि प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं, युग की धारा, सतरंगे पंखों वाली, तो ये सारी रचनाओं के अंदर इन्होंने जो क्या है, एक तो आम जीवन का वर्णन किया है और दूसरी बात प्रकृति का वर्णन किया है। और प्रकृति को क्या है, इस पूरे के अंदर मानवीकरण का प्रयोग किया है। जैसे कि ये पाठ है चंद्रगहना से लौटती बैर, इस पूरे के पूरे पाठ में कवि ने जो है कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। अब आपको ये नहीं पता होगा कि मानवीकरण अलंकार, क्योंकि इस बार आपने पहली बार ही सुन रहे हो नाम। तो मानवीकरण अलंकार वो होता है जब जड़ वस्तुओं के ऊपर मानवीय क्रियाओं का आरोप करके उनको चेतन अवस्था के अंदर लाया जाता है। मान लो कि हम कहते हैं कि प्रकृति हंस रही है, क्या प्रकृति वास्तव में हंस रही है? नहीं हंस रही, क्योंकि मनुष्य हंसता है, खेलता है, लेकिन प्रकृति नहीं हंसती। लेकिन जब प्रकृति हवा चल रही है, ठंडी हवा, चारों तरफ हरे हरे खेत हैं और वो हवा से खिल रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे के अंदर लहरा रहे हैं, तब वो क्या लग रहा है, जैसे कि एक मनुष्य हंसता है, उसी प्रकार प्रकृति भी क्या है, हंस रही है। जब इस प्रकार की क्रियाओं का जो है, मानवीय क्रियाओं का आरोप प्रकृति के ऊपर किया जाता है, तो उसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। और इस पाठ के अंदर पूरे के पूरे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग जो है कि कवि ने किया है। अब हम देखते हैं चंद्रगहना से लौटती बैर। कवि जो है कि एक चंद्रगहना नामक स्थान पर गया हुआ है और वहां जाने के बाद जो वो वापस लौट रहा है, तब वो क्या है कि लौटते हुए एक खेत पर रुक जाता है और वहां पर जो दृश्य है उसको आकर्षित करता है, उसको वो देखता है। तो उसका सारा वर्णन जो है कि उसने इस कविता के माध्यम से किया है। कवि कहता है, देख आया चंद्रगहना, देखता हूं दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कि वो कहता है कि चंद्रगहना को तो मैं देख आया हूं, लेकिन अब मैं क्या हूं, खेत के किनारे जो मेड़ होती है, मेड़ पर बैठकर इस खेत को मैं अब देख रहा हूं। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। अब देखो, अब उस खेत के अंदर चने के पौधे उगे हुए हैं, तो चने का पौधा कैसा होता है, ठिगना होता है, कद में वो छोटा होता है। तो उसने उन्होंने मानवीकरण करके क्या बताया है कि एक बीते के बराबर। बीता मतलब जैसे अपने अंगूठे का नाप लेते हैं, हाथ का एक ऐसे, तो उसको कहते हैं एक बीता। तो एक बीते के बराबर क्या है, उसकी कद कितना है चने के पौधे का, एक बीते का। तो वो कहता है उतना ही कद क्या वो पौधा है चने का, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई मनुष्य जो है कि आदमी जो है कि ठिगना व्यक्ति है, और उसने क्या है, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का भी, उस चने के पौधे के ऊपर गुलाबी रंग के फूल आए हुए हैं। तो उसको उन्होंने क्या है कि ऐसा लगता है कुछ ठिगना व्यक्ति जो है कि अपने सिर के ऊपर गुलाबी रंग की पगड़ी बांध कर खड़ा है। तो उन्होंने पूरा का पूरा इसका क्या किया, मानवीकरण अलंकार। तो सबसे पहले किसका वर्णन किया है, चने के पौधे का। भी चने का पौधा जो है अपने सिर के ऊपर गुलाबी रंग का फूल धारण किए हुए सजकर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। अब चने के पौधे का वर्णन करने के बाद वो कहता है कि चने के पास में ही क्या है, किसका पौधा है, अलसी का। और अलसी कैसी है, हटीली भी, ऐसा लग रहा है उसको देखकर जैसे कि जिद करके बीच में खड़ी हो गई हो। अब जिद तो इंसान करते हैं, पौधे तो कोई जिद करते नहीं है, लेकिन मानवीकरण अलंकार करके उसको बताया है कि अलसी का पौधा ऐसा लग रहा है जैसे कि जिद करके बीच में खड़ा हुआ हो। और वो अलसी जो होती है वो उसका पौधा बिल्कुल पतला होता है और लचीला होता है, यानी कि हवा के वेग से वो इधर उधर लचकता रहता है। तो और साथ में उसका फूल कैसा आता है, नीले रंग का फूल जो होता है अलसी का आता है। तो कहते हैं नीले रंग के फूल को जो है कि उसने धारण कर रखा है, और ऐसा लग रहा है कि देह की पतली और वो जिद करके बीच में खड़ी है। कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। अब वो क्या कहती है
कि ऐसा लग रहा है कि वो लोगों को ऐसा कह रही है कि जो उसको छुएगा उसको मैं अपने हृदय का दान दूंगी। भी इस प्रकार अलसी का पौधा देखने में लग रहा है, यानी कि उस खेत का जो प्राकृतिक वर्णन है, जो प्राकृतिक दृश्य है, वो जो है कि कवि को अपनी ओर आकर्षित इतना अधिक कर रहा है कि वो सब चीजें उसके अंदर देख रहा है। सबसे पहले उसने चने का वर्णन किया, फिर उसने अलसी के पौधे का वर्णन किया, अब वो वर्णन कर रहा है सरसों का। क्या कहता है? और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। सयानी का मतलब बड़े हो जाना। जैसे कि अपने घर में हम कहते हैं ना कि लड़की सयानी हो गई है। लड़की सयानी होने का क्या मतलब है कि ये बड़ी हो गई है, अब इसकी उम्र जो है कि विवाह के योग्य हो गई है, इसकी विवाह कर देना चाहिए। तो इसीलिए वो कहती है कि सरसों की ना पूछो। भी सरसों का पौधा है, वो भी क्या है, फसल जो है उसकी पककर तैयार हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। अब सरसों के ऊपर फूल कैसे आते हैं? पीले। तो शादी के समय जैसे हम कहते हैं कि हाथ पीले कर लिए, वैसे ही क्या है, सरसों का पौधा जो है कि पक गया है, उसके ऊपर पीले रंग के फूल आए हुए हैं। तो देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दुल्हन हो और ब्याह मंडप के अंदर जो है कि पधार रही हो। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे देखता हूं मैं स्वंबर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। अब कहता है फाग गाता मास फागुन। भी फाल्गुन के महीने के अंदर होली आती है और होली के आसपास जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं फाग। तो कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे फाग गाते हुए फाल्गुन का महीना आ गया है और चारों तरफ जैसे प्रकृति के अंदर स्वंबर हो रहा है, जैसे विवाह हो रहा है, जिसके अंदर जैसे अलग अलग पौधे हैं, जैसे चना है, अलसी है, सरसों है, सारे हिल रहे हैं। किसी ने जैसे कोई रंग का फूल गुलाबी रंग का धारण किया है, किसी ने नीला, और जैसे सरसों ने पीला। तो ऐसे लग रहा है जैसे एक जो है कि स्वंबर प्रकृति के अंदर हो रहा है और पूरी की पूरी प्रकृति जो है कि प्रेममयी हो उठी है। चारों तरफ प्रेम ही वहां पे फैला हुआ है। इस विजन में, विजन का मतलब जहां पर कोई भी लोग नहीं है, उस खेत की बात कर रहा है कि वहां पर कोई भी व्यक्ति जो है कि है नहीं, तो इसलिए बात कर रहा है कि इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, यानी कि वो जो खेत है शहर से काफी दूर है, तो उसकी बात कर रहा है कि ये जगह जो है कि वो अपने शहर से दूर है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है कि है नहीं। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और वो जो भूमि है खेत वाली वो बहुत ही अधिक उपजाऊ है, उसमें अलग अलग प्रकार की फसलें हो रही हैं। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही हैं इसमें लहरियां भी। और उसी के पास में क्या है, वो बैठा बैठा कह रहा है कि वो मेरे पास में जहाँ पैर हैं वहीं पास में एक पोखर है। पोखर का मतलब छोटा सा तालाब, एक छोटा सा तालाब है जिसमें भी क्या है, लहरियां उठ रही हैं। भी हवा चल रही है, हवा के चलने से वो पानी में क्या है, छोटी छोटी लहरियां उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। भी उस पानी, तालाब के पानी के अंदर नीचे जो है कि एक घास उगी है भूरे रंग की, और जब पानी लहरा रहा है उसके साथ साथ जो वो घास भी नीचे उगी हुई है वो भी क्या है, लहरें ले रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता। अब उस पानी के अंदर क्या है, सूर्य का एक प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। जैसे आसमान में सूरज ऊपर चमक रहा है, उसका प्रतिबिंब जो है कि उस तालाब के अंदर जो है कि दिखाई दे रहा है, और जिसको देखने से क्या है, अपनी आंखों में क्या है, एक चकाचौंध पैदा हो रही है, भी चमक पड़ रही है। तो इसीलिए वो कहता है कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को क्या है, चकमका रहा है, यानी कि चकाचौंध कर रहा है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अब उस तालाब के किनारे क्या है, कई पत्थर पड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो कितने लंबे समय से वो पत्थर जो है कि पानी पी रहे हैं, मानो कि उनकी प्यास जो है कि कभी बुझ ही नहीं रही है, पता नहीं उनकी प्यास जो है कि कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। अब बगुले का कैसा व्यवहार है, बगुला क्या करता है कि तालाब के किनारे जो है कि एक टांग पे खड़ा रहता है, आंखों को बंद किए भी, दिखाने में, देखने में ऐसा लगता है कि वो चुपचाप सो रहा है, भी ध्यान निद्रा के अंदर है। लेकिन करता क्या है, जैसे ही कोई मछली उसके पास में आती है तो तुरंत क्या है, चोंच मारकर उस मछली को दबोच लेता है। तो कहता है कि चुप खड़ा बगुला
डुबाए टांग जल में। तो एक जल में वो टांग डुबा के खड़ा है। देखते ही मीन चंचल, जैसे कोई मीन माने मछली, जैसे ही कोई चंचल मछली को देखता है और अपनी नींद त्याग कर तुरंत उसके ऊपर झपटा मारता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है, यानी कि चट माने तुरंत, तुरंत जो है कि उस अपनी चोंच के अंदर उस मछली को दबाकर जो है कि अपने गले के अंदर डाल लेता है। फिर एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। अब उसने वर्णन किया है एक ऐसी चिड़िया का जिसका मस्तक कैसा है, माथा कैसा है, काला, और वो चिड़िया क्या है, बहुत ही अधिक चालाक है। तो वो क्या करती है कि उड़ती उड़ती अपने सफेद पंखों से एकदम पानी के ऊपर आकर झटका मारती है, झपटा मारती है, और वो क्या है, एक उजली चटुल मछली, यानी कि एक चतुर उजली सी मछली को क्या है, अपनी पीली चोंच के अंदर दबा लेती है। वो भागती हुई उड़ती हुई चिड़िया जो है कि एकदम पानी के ऊपर आकर झपटा मारती है और उस मछली को जो है कि अपनी पीली चोंच में दबाकर उड़ जाती है आकाश में। और यहीं से फिर वो बताता है कि और ये इसी जगह से भूमि ऊंची है, जहां से भी पास में थोड़ी सी भूमि है जो कि ऊंची है, रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। अब वो बताता है कि उसी जगह के पास में जो है कि थोड़ी सी जमीन जो है कि ऊंची है और वहां पर क्या है, अभी जैसे कि कवि जो है कि चंद्रग्रहण से वापस लौटा है तो वो कहता है कि मुझे ट्रेन पर जाना है, लेकिन अभी भी ट्रेन का कोई भी समय नहीं है, अभी ट्रेन आने का कोई भी समय नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, यानी कि स्वतंत्र हूँ, भी मुझे और कहीं भी नहीं जाना है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं। अब उसके पास में ही क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं भी, जो कि चौड़ाई में तो कम है और ऊंची ज्यादा है, उसको कहते हैं चित्रकूट की पहाड़ियां। तो वो कहते हैं यहाँ पर चित्रकूट की पहाड़ियां हैं जिसकी भूमि कैसी है, बांझ भूमि है, यानी कि उनके ऊपर कोई भी फसल या पौधे नहीं होते हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। तो उस पहाड़ों के ऊपर, उस पहाड़ी क्षेत्र है जो छोटा छोटा ऊंची पहाड़ियां हैं, उसके ऊपर क्या है, दूर दूर तक क्या है, रीवा के पेड़ खड़े हैं। रीवा क्या है, एक कांटेदार पेड़ है, एक झाड़ी है, तो जो बबुल के समान होती है, तो वो क्या है, दूर दूर तक जहां पर जो है कि रीवा के पेड़ जो है कि दिखाई दे रहे हैं। आगे सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर। सुग्गा माने तोता। तो वो कहता है कि इस शांत वातावरण के अंदर जो है कि उस वनस्थली के अंदर क्या है, तोते का जो है कि स्वर सुनाई देता है, टैं टैं टैं। भी तोता कैसी टैं टैं की आवाज आ रही है जो कि चारों तरफ फैल रहा है, जैसे कोई रस टपका रहा हो। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिटो टिटो। अब उसी में क्या है, वो सारस की आवाज की बात करता है कि शांत वातावरण के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे उस वन भूमि का हृदय चीरता हुआ सारस की आवाज आ रही है, टिटो टिटो की। विचारों तो पशु पक्षियों की जो आवाजें आती हैं वो भी और अधिक जो है कि इसमें गूंज रही हैं और उनका भी एक अलग ही स्वर उभर कर जो है कि आ रहा है। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग जहां जुगल जोड़ी रहती है, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। अब वो कहता है कि उसका मन जो है कि इतना अधिक खुश हो रहा है उन पक्षियों को देखकर, उस वातावरण को देखकर। तो वो कहता है कि मेरा भी मन ऐसा होता है कि इन सारस के संग जो है कि मैं भी साथ में ही उड़ जाऊं, जहां जो है कि वो जुगल जोड़ी, यानी कि दोनों सारस जुगल जोड़ी के रूप में रहते हैं, अपनी प्रेम कहानी बयान करते हैं। वो कहता है कि मैं उनके साथ उड़ जाऊं और चुपचाप जो है कि मैं पीछे से उनकी उस प्रेम कहानी को सुनूं। कवि का मन जो है कि इतना अधिक मुग्ध हो गया है, उन पर खुश हो गया है कि वो सब कुछ भूलकर उस प्राकृतिक वर्णन को देख, प्राकृतिक दृश्य को देख रहा है और देखकर जो है कि उसके अंदर बहुत ही अधिक खुश हो रहा है, पूरी तरह से अंदर रम गया है, यानी कि उसका मन जो है कि पूरी तरह से उसमें समा गया है। इस पूरे पाठ के अंदर केदारनाथ जी ने जो है कि मानवीकरण किया है पूरी प्रकृति का, और प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन जो है कि इस पाठ के अंदर किया गया है। धन्यवाद।